नमस्कार। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि केमिस्ट्री का है। हमारा आज का टॉपिक है मैटर। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो कॉम्पिटिटिव पैटर्न है, जो कंपटीशन में केमिस्ट्री के टॉपिक्स आते हैं, जनरल टॉपिक जहाँ से हमारे क्वेश्चंस कवर होते हैं, मैटर उसका मेन पार्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज मैटर, मैटर की डेफिनेशन क्या है। देखिए, अगर मैं कहूँ मेरे हाथ में एक मार्कर है तो ये मैटर है। हम ब्रीथिंग करते हैं, हम सांस लेते हैं, जो हम गैस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल कर रहे हैं, ये गैसेस क्या है? मैटर है। वाटर मैटर है। तो इन सिंपल अगर हम कहें कि एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज मैटर। तो व्हाट इज मैटर? Anything which occupies space and mass is matter। कोई भी चीज, छोटी से छोटी चीज हो चाहे बड़ी से बड़ी चीज हो, अगर वो स्पेस ऑक्युपाई कर रही है और उसका मास है तो वो मैटर है। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं वो सब क्या है? मैटर है। चाहे आप किसी बड़ी चीज की बात करिए, चाहे आप छोटी सी चीज की बात कीजिए, ग्रेन्स सब मैटर है। बड़ी से बड़ी चीज आप एलिफेंट ले लीजिए, कोई भी चीज ले लीजिए, हर चीज क्या है? मैटर है। ये तो मैटर की डेफिनेशन हो गई। अब हम देखेंगे कि मैटर जो है, इसकी जो स्टेट है वो किस पे डिपेंड करती है। देखिए, मैटर की जो स्टेट होती है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट, थर्मल एनर्जी, and second, force of attraction। force of attraction। देखिए, इन चीजों से कॉम्पिटिटिव लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या होगा अगर हम थर्मल एनर्जी बढ़ा दें या हम घटा दें, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम ज्यादा करने से क्या हो सकता है, क्या चेंजेस होंगे, किस स्टेट में वो चेंज हो जाएगा। इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इस कॉन्सेप्ट से क्लियर होंगे। जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो एग्जाम्पल चाहे भी किसी भी मैटर का दे, हम उससे आंसर को गेस कर सकते हैं। तो थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए, अगर हम फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर की बात करें कि फिजिकली मैटर का कितनी पार्ट्स में डिवीजन है, तो आप जान पा रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म में जनरली हम मैटर को देख पाते हैं। या तो सॉलिड फॉर्म में होगा, या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा, या फिर गैसियस फॉर्म में होगा। लेकिन ये जो स्टेट्स हैं ये डिपेंड करती है किस पे? एक तो थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। थर्मल एनर्जी का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है, आप जैसे थर्मल, इसमें थर्मल वर्ड आ रहा है यानी कि कुछ टेम्परेचर की बात हो रही है, ये सीधा सीधा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे थर्मल एनर्जी उसकी इंक्रीज करेगी। यानी कि जो टेम्परेचर है वो थर्मल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हमारी थर्मल एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जब थर्मल एनर्जी बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? जो स्टेट होगी वो चेंज होगी क्योंकि थर्मल एनर्जी बढ़ने से जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं उन पर इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होगा? स्पेस थोड़ा सा बढ़ेगा और क्या होगा फिर? गैसियस फॉर्म जो है वो एज ए रिजल्ट फॉर्म हो जाएगी। समझ पा रहे होंगे आप कि क्या होता है? फिजिकल स्टेट जो होती है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इसमें क्या होता है कि मॉलिक्यूल जब पास होते हैं उनके जो बीच का डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। थर्मल एनर्जी जब हम बढ़ाएंगे यानी कि हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो थर्मल एनर्जी इंक्रीज करेगी,
धीरे धीरे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप बढ़ने लगेगा, बॉन्डिंग कम होने लगेगी और वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। इन द सेम वे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है प्रेशर पे डिपेंड करती है, प्रेशर पर डिपेंड होती है। जब प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ रहा है, मॉलिक्यूल्स क्या है, पास पास आ रहे हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनका बढ़ता जाएगा। जितना मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर जाएंगे उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटता जाता है। और जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ाने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, यानी कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल पास पास आ जाएंगे और हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट जो है वो फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे। तो ये दोनों चीजें आपने ध्यान से देखी। अगर थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है, इस केस में जो स्टेट ऑफ द मैटर है वो क्या हो जाती है, गैस। ठीक है, अगर थर्मल एनर्जी थोड़ी ही सी ज्यादा है, ग्रेटर देन FOA, यानी कि बहुत ज्यादा ग्रेटर नहीं है, थोड़ा ही मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर हो रहे हैं, तो फिर लिक्विड जो है वो फॉर्म होगी। इसी तरीके से अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ग्रेटर देन थर्मल एनर्जी हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो फिर एज अ रिजल्ट सॉलिड स्टेट विल फॉर्म। इस तरीके से अगर हम कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे कि इस तरह, ये बहुत ही ज्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन आते रहते हैं छोटे छोटे से, कि थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो विच काइंड ऑफ स्टेट विल रिजल्ट। अब आपने देखा थर्मल एनर्जी ज्यादा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि थर्मल एनर्जी कैसे ज्यादा हुई, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है ना उनकी एनर्जी, थर्मल एनर्जी बढ़ने लग गई। जब थर्मल एनर्जी बढ़ने लगेगी तो क्या होगा, उनके जो बीच का स्पेस है वो कम होने लगेगा, यानी कि वो दूर दूर जाने लगेंगे, स्पेस बढ़ने लगेगा। जब स्पेस बढ़ने लगेगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल जो है वो दूर दूर हो जाएंगे और गैसियस स्टेट जो है वो रिजल्ट हो जाएगी। अगर थर्मल एनर्जी थोड़ी ही बढ़ रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा ही लूज हो रहा है, तो क्या होगा, लिक्विड गैस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो गैसियस फॉर्म। इसके अपोजिट में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बढ़ रहा है, यानी कि वो पास पास आ जाएंगे। जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पास पास आ जाएंगे, फिर क्या होगा, सॉलिड स्टेट विल फॉर्म। तो इस तरह से हमने देखा कि थर्मल एनर्जी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या रोल है स्टेट को चेंज करने का। सिंपली जो हमने पहले मॉलिक्यूल्स स्टडी पढ़ रखी है कि किसमें पास पास होते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में उससे दूर और गैसियस फॉर्म में उससे भी दूर होते हैं, तो क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो सॉलिड फॉर्म होती है उसमें सबसे मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस तरह से ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं जो 3 स्टेजेस हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस, इसमें प्रॉपर्टीज क्या है, आइए देखते हैं इसमें प्रॉपर्टीज क्या है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट तो आपका क्लियर हो गया कि किस तरह से, देखिए अब ये है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए अगर हम मास देखते हैं, मास, फिर है शेप, फिर है वॉल्यूम। देखिए इस पर बेस भी क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इसको हमें ध्यान देना होगा। मास की अगर हम बात करें तो मास विल रिमेन सेम इन ऑल द स्टेट्स।
जो मास है वो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, मैटर का जो मास है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। मास सेम रहेगा, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। अब हम बात करते हैं शेप की। शेप जैसे कि सॉलिड में आपने देखा है, अगर कोई सॉलिड चीज है तो उसका जो शेप होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा। शेप क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, शेप फिक्स्ड रहेगा। अब हम बात करते हैं लिक्विड की। तो लिक्विड में शेप आप देख सकते हैं, अगर 2 लीटर पानी है उसको आप किसी बकेट में रख रहे हैं तो वो बकेट का शेप ले लेगा। अगर आप उसे किसी और कंटेनर में डाल रहे हैं तो वो उस कंटेनर का ही शेप ले लेता है। बस मास उसका सेम रहता है, लेकिन वो शेप एक तरीके से देखें तो वो कंटेनर का शेप ले लेता है। किसका ले लेता है, कंटेनर का शेप ले लेता है। तो जो लिक्विड होते हैं उनका जो शेप है वो फिक्स नहीं रहता है, वो जिस कंटेनर में होते हैं वो उसका शेप ले लेते हैं। अब देखिए गैस का क्या है, आप देखते हैं अगर गैस किसी भी जगह पर है तो उस एरिया का जो शेप होता है वो उसी को अडॉप्ट करती है। इट मींस इसका भी जो शेप है वो कंटेनर का ही शेप हो जाता है। मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं तो ये भी शेप चेंज कर लेता है। अब बात आती है वॉल्यूम की। किसकी बात आती है, वॉल्यूम की बात आती है। तो देखिए वॉल्यूम, जो सॉलिड का वॉल्यूम है, व्हाट इज वॉल्यूम, जो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की जो दूरी रहती है, डिस्टेंस रहती है, स्पेस रहता है, दैट इज वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सॉलिड पे अगर हम देखें तो क्या रहता है कि सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है वॉल्यूम। अब देखिए अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो जो लिक्विड है वॉल्यूम उसका भी, यानी कि अगर मैंने 2 लीटर की बात करी है तो मैं उसे बकेट में रखूं या किसी भी कंटेनर में रखूं, उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा। तो हम कह सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा किसका, लिक्विड का। अब बात आती है गैस की। गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इंटर मॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत दूर दूर होते हैं। आपने परफ्यूम लगाया रूम के अंदर, आप रूम से बाहर निकले, हर किसी को पता चल जाएगा स्मेल आ रही है, वो उसको सेंस कर लेंगे। तो क्या होता है कि वो जो गैस थी, गैस फॉर्म में जो लिक्विड था गैस फॉर्म में था, वो स्प्रेड हो जाता है। तो जिस जगह पर जाता है वहां पर फैल जाता है। तो वॉल्यूम इसका डेफिनेट नहीं हो सकता है, जहां जाती है उस एरिया में फैल जाएगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। तो गैस का जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। यानी कि सबसे पहली बात तो वो कंटेनर का के शेप में स्पेस ले लेता है, और दूसरा जो गैस है उसका क्या है, इनडेफिनिट एक्सपेंडिबिलिटी। ये वर्ड याद रखिएगा, ये जो वर्ड है इनडेफिनिट एक्सपेंडिबिलिटी, यानी कि कितना भी एक्सपेंड कर सकती है, एक्सपेंशन हो सकता है, मॉलिक्यूल्स और दूर जा सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में। एक इंपॉर्टेंट टर्म है इनडेफिनिट एक्सपेंडेबिलिटी। ये सारे टर्म्स आपके कॉम्पिटिशन लेवल में आ सकते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज मैं बता रही हूं इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आ सकते हैं। कोई मैटर का एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी 4 आपके पास ऑप्शन होंगे, उसमें से किसी एक को गेस करना होगा, लेकिन बेस्ड ऑन ये जो टॉपिक है इस पर बेस्ड होंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्यों ऐसा हो रहा है। अगर ये इनडेफिनिट एक्सपेंडेबिलिटी इसकी प्रॉपर्टी है तो क्यों है, क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम है, इसलिए इनडेफिनिट एक्सपेंडेबिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो केवल गैस फॉर्म में होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि स्टेटमेंट देखी, सॉलिड, लिक्विड, गैस,
मास देखा तो मास क्या है, मास विल रिमेन सेम वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। बट शेप सॉलिड का शेप फिक्स होगा, आपके अराउंड जो सॉलिड चीजें उनको आप देख सकते हैं। लेकिन लिक्विड में क्या है, कंटेनर में, जिस कंटेनर में रखेंगे उसका शेप ले लेंगे, इसलिए इसका जो शेप होता है लिक्विड्स का, इट डिपेंड्स ऑन इट्स कंटेनर। गैस का भी यही है, जिस जगह पर वो गैस जाएगी उसी का शेप ले लेगी, वहीं पर वो एक्सपैंड हो जाएगी। अब बात आती है वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम, सॉलिड का वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा और लिक्विड का भी कांस्टेंट रहेगा। जितनी क्वांटिटी हम लिक्विड की ले रहे हैं किसी भी कंटेनर में रख देंगे, उसकी क्वांटिटी घटने या बढ़ने वाली नहीं होती है। अब गैसियस फॉर्म की अगर बात करें तो इसमें इनडेफिनिट एक्सपैंडेबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए गैस जो है वो स्प्रेड हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। जिस एरिया में ये होती है उस हिसाब से एक्सपैंड हो जाती है। तो इस तरह से आपने देखा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में इंटरमॉलिक्यूलर जो डिस्टेंस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, थर्मल एनर्जी का क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे इन स्टेट्स जो है वो इन फैक्टर्स से रिलेटेड होती है। अब हम देखेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स, यानी कि अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात कर रहे हैं तो एक से दूसरी स्टेट में, दूसरी से तीसरी स्टेट में, तीसरी से फिर पहली स्टेट में किस प्रोसेस से चेंज होते हैं ये हम देखते हैं। देखिए, जैसे इतना आपको पता है कि अगर सपोज आइस है, आइस इज अ सॉलिड फॉर्म, अगर आइस से हमें वाटर चाहिए तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। अगर ये तो एक कॉन्सेप्ट आप लेकर चलिए कि आइस है, एक जनरल सी बात है, आइस को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो क्या होगा, हीट करने का मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर है, आइस जिस टेम्परेचर पे है उस टेम्परेचर को हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही लो टेम्परेचर पे आइस मिलती है हमें। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे इन द सेंस कि हम हीट करेंगे तो हमें वाटर मिल जाएगा। और अगर हम वाटर को फ्रीजर में रख देते हैं तो क्या होता है, आइस मिल जाती है, यानी कि हम क्या कर देते हैं, उसको फ्रीजिंग कर देते हैं उसकी। अब देखिए, अगर हम इस वाटर को बॉयल कर देंगे तो क्या होगा, क्या होगा, ये वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो वेपर्स फॉर्म है ये फिर कन्वर्ट हो सकती है, किसको हम फिर से सॉलिड में या उसमें चेंज कर सकते हैं। ये एक सिंपल, आपको पता है कि वाटर से वेपर्स चाहिए तो भी हम उसे क्या करेंगे, हीट करेंगे। लेकिन अगर हमें वेपर से सॉलिड चाहिए तो हम क्या करेंगे, फिर हम उसकी कूलिंग करेंगे। ये चीज आपको समझ में आती ही है, ये तो एक जनरल सी बात है, कोई भी बच्चा भी बता देगा कि अगर हमें बर्फ से पानी चाहिए तो हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा उसका टेम्परेचर बढ़ा देंगे, बाहर रख देंगे, थोड़ी देर बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल होगा वो वाटर में चेंज हो जाएगा। अगर हमको बर्फ चाहिए तो क्या करेंगे, आप सिंपल बोलेंगे उसको फ्रिज में रख देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैंने कहा वाटर से आपको वेपर्स चाहिए, आपको गैसियस फॉर्म में चाहिए, आप कहेंगे हम उसको गैस पर रखकर हीट कर देंगे, वेपर्स फॉर्म में चेंज हो जाएगा। फिर हम कहेंगे अच्छा वेपर से फिर से आपको सॉलिड बनाना है तो जाहिर सी बात है हम उसको थोड़ा सा कूल कर देंगे तो वो सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन इसका कुछ केमिकल टर्म होता है, हमें यहाँ पर इसका केमिकल टर्म समझना है कि हाउ दीज स्टेट चेंजेस एंड व्हाट आर देयर नेम्स, कि क्या उनके नेम है। तो आप देखिए, सॉलिड फॉर एग्जाम्पल आइस, सॉरी, फिर लिक्विड जैसे कि वाटर ले लिया हमने, एंड गैस वाटर वेपर्स। ठीक है, अब देखिए, अगर हमें लिक्विड से सॉलिड या सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, जैसे मैंने कहा सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज हो रहा है, आइस है, आइस से वाटर में हो रहा है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ना मेल्टिंग, आइस मेल्ट कर गई। ये टर्म तो हम लोग जनरली घरों में यूज ही करते हैं कि मेल्टिंग हो गई आइस की।
तो जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है तो ये जो प्रोसेस होता है इट इज कॉल्ड मेल्टिंग, ठीक है। लेकिन और फिर लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, यानी कि हमने वाटर को बॉयल किया, गैसियस फॉर्म में, वेपर्स फॉर्म में वो आ गया, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन प्रोसेस। इवापोरेशन प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए, अब ये आपको पता है मेल्टिंग हो गई, मेल्टिंग के बाद इवापोरेशन हो गया, ठीक है। अब गैस फॉर्म से अगर हमें सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि गैसियस फॉर्म है और डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे सब्लिमेशन। क्या बोलेंगे, गैस से सॉलिड में आना, यानी कि क्या बोलेंगे, सॉलिड से गैस को डायरेक्ट फॉर्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, देखिए कैम्फर होता है ना, कैम्फर को आप हीट करते तो क्या होता है, वेपर्स फॉर्म में चेंज जाता है। तो सॉलिड से गैस, इसके लिए आप कैम्फर का एग्जांपल याद रखेंगे। सॉलिड से गैस यानी कि सब्लिमेशन हो गया, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। और गैस से फिर से सॉलिड बन गया, उसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन। डिकम्पोज हो गया, डिकम्पोजिशन। फिर देखिए, अब सॉलिड से लिक्विड हो गया था, लिक्विड से गैस हो गया है, और गैस से सॉलिड हो गया, सॉलिड से गैस हो गया। अब देखिए, अगर हम कहें गैस से लिक्विड कैसे जाएगा, कि भाई वेपर से वापस लिक्विड कैसे फॉर्म हो जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। क्या कहेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे, यानी कि इवापोरेशन का जस्ट अपोजिट कंडेंसेशन। और सब्लिमेशन यानी सॉलिड से डायरेक्ट गैस, जैसे कि कैम्फर, और गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रही है तो डिकम्पोजिशन। सब्लिमेशन यानी सॉलिड से गैस। अब ये देखिए, लिक्विड से सॉलिड में चेंज होने को क्या कहते हैं, जैसे आपने बर्फ को जमा दिया, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग। तो इस तरह से आपने देखा व्हाट आर थ्री प्रोसेस। देखिए, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से फिर से सॉलिड बन गया फ्रीजिंग, फिर लिक्विड से गैसियस फॉर्म इवापोरेशन, गैसियस फॉर्म से फिर से लिक्विड फॉर्म कंडेंसेशन, गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म डिकम्पोजिशन, एंड आइस से यानी सॉलिड से फिर से गैसियस फॉर्म दैट इज सब्लिमेशन। ये जो टर्म्स आए हैं, अच्छा एक चीज और, कभी कभी कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है व्हाट इज सॉलिड आइस, पूछा जाता है सॉलिड आइस। इसी टॉपिक से ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज सॉलिड आइस, क्या होता है बताइए, सॉलिड आइस क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज सॉलिड आइस या ड्राई आइस, या आप कह सकते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस या सॉलिड आइस क्या होता है, तो सिंपल आप इसका लिख देंगे कि सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, गैस फॉर्म से जब ये सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाती है, इसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। क्या बोलते हैं, ड्राई या सॉलिड आइस। आइस तो सॉलिड होती है, ड्राई आइस, ड्राई आइस इज सॉलिड CO2। तो इस तरह से आपने देखा, आज हमने क्या पढ़ा, हमने मैटर पढ़ा, मैटर की डेफिनेशन देखी, एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड मास इज मैटर। साथ ही साथ हमने पढ़ा स्टेट्स किस पे डिपेंड कर रहा था, तो आपने देखा थर्मल एनर्जी पर, और थर्मल एनर्जी पर और किस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और थर्मल एनर्जी ने किस तरह से स्टेट को चेंज किया। थर्मल एनर्जी इज greater than force of attraction, then which state will form, gaseous state will form. When force of attraction will greater than thermal energy, then what will happen, then solid state will form. क्यों, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो उनका मॉलिक्यूलर स्पेस है वो बढ़ रहा है कि घट रहा है, इससे कोरिलेशन होता है, वो मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको समझाए। साथ ही साथ
सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज बताई कि मास, वॉल्यूम एंड शेप में क्या प्रॉपर्टीज हैं, किसका चेंज होता है, किसका फिक्स रहता है। साथ ही साथ ये भी बताया कि इंटर स्टेट कन्वर्जन की बात करें तो कैसे सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, फिर लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, और इस ये जो इंटर कन्वर्जन प्रोसेस है इसका केमिकल जो टर्म्स है वो क्या है। और इस तरह से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज कवर किया है। नेक्स्ट जो भी हमारा वीडियो आएगा ऐसे ही कॉम्पिटिटिव लेवल के हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक्स एंड सब्सक्राइब करते रहिए, व्यूज पढ़ाते रहिए, इसको फॉरवर्ड करते रहिए, शेयर करते रहिए। हम ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ आपके पास फिर आते हैं। थैंक यू।